हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे ये MME 2 की फर्स्ट क्लास है। MME 2 जो आपका इंटरमीडिएट लेवल ऑफ जो भी मैथमेटिकल मेथड्स होगा, जो भी होगा, हम लोग MME को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक MME 1, MME 2 और MME 3। ज़्यादा डिटेल में अगर सिलेबस डिस्कस करना होगा तो आप उसको पढ़ोगे, किस तरीके से पढ़ना है, हाउ टू स्टडी MME 2 वीडियो का लिंक जाएगा, आप उसको देखना। अभी फ़िलहाल आप MME 2 के फर्स्ट क्लास में हो, तो थोड़ा सा MME 1 का आपको रिवाइज करा दें। आप जस्ट अभी एग्जाम दिए हो और अभी आपका कॉलेज भी नहीं खुला है, खुलने वाला है, तो ध्यान से सुनो। MME 1 में जो जो टॉपिक आपने सुना था, जो जो चैप्टर के नेम में था, वो सारा कुछ थोड़ा 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 यहाँ फिर से आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन वहाँ सब कुछ वन वेरिएबल में था, यहाँ सब कुछ मेनी वेरिएबल के साथ मिलेगा। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में तो बेसिक्स पढ़ा था, सब कुछ थोड़ा थोड़ा था, सेट थ्योरी वगैरह, रिलेशन वगैरह सब कुछ था उसमें, लॉजिक्स एंड प्रूफ्स भी थे। चैप्टर 2 में था फंक्शन, ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, काफ़ी कुछ था। वो सारा कुछ यहाँ चैप्टर 15 में फिर से मिलेगा। चैप्टर 3 में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, चैप्टर 15 में फिर से पॉलिनोमियल वाला लॉजिक लगाएंगे हम लोग। चैप्टर 3 का यूज़ 15 में भी है। चैप्टर 4 में हमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था, उसका भी यूज़ चैप्टर 15 में है। फिर 5 में पढ़ा था मोर ऑन डिफ्रेंसिएशन, उसका भी यूज़ 15 और 16 दोनों में है। फिर पढ़ा था लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, सीरीज, सीक्वेंस। फिर 7 में पढ़ा था चार थ्योरम। 8 में पढ़े थे हमने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, उसका भी थोड़ा थोड़ा यूज़ है कहीं कहीं पे। 9 में पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसका यूज़ 17 चैप्टर में है। 17 चैप्टर में फिर से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ेंगे। लेकिन अब ये थोड़ा ऊपर लेवल का है। जैसे आप गेम खेलते हो, लेवल 1, लेवल 2, दोनों में तो सेम सेम प्लेयर होते हैं, सेम सेम सब कुछ होता है, लेकिन लेवल अलग होता है ना उसमें। वही यहाँ भी है, मैथमेटिक्स का लेवल अब थोड़ा बढ़ गया है। पहले इजी होता था, सिर्फ एक एक्स होता था इंडिपेंडेंट, अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इस बार MME 2 के सिलेबस में आपका होने वाला है 12, 13, 14। अभी कॉलेज की मीटिंग हुई नहीं है यूनिवर्सिटी की। अगर मीटिंग होगी, बुक चेंज होगा, तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। वैसे ये बुक तो पिछले 16 ईयर से पढ़ा रहे हैं, कभी तो चेंज हुआ नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। तो जो पिछले साल तक सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आपका इस बार MME 2 में होने वाला है 12, 13, 14, जिसको कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं, लीनियर अलजेब्रा। और बहुत ही नॉर्मल क्लास चलती है, आप बीच में अनम्यूट करके जो भी आपके डाउट्स है, कोई सजेशन है, कुछ भी आप वो बोल सकते हो। कोई इतना टेंशन या प्रेशर लेकर के क्लास नहीं होता। सीख रहे हैं ना, ठीक है, तो सीख रहे हैं, मिल करके सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, इसी में अच्छा बेहतर करना है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी क्लास होगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 12, 13, 14 जिसको कहा जाता है लीनियर अलजेब्रा का सेक्शन, जिसमें वेक्टर, मैट्रिसेस, इक्वेशन से सॉल्व करना वगैरह ये सब पार्ट होंगे। और फिर आएगा 15, 16, 17, ये तीनों को कहा जाता है एडवांस कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस। तो जितना भी आपने चैप्टर 1 to 9 में पढ़ा है, उनकी बातें जो है वो 15, 16, 17 में यूज होने वाली है। सब थोड़े लेंदी लेंदी चैप्टर्स हैं। सुनने में आपको लग रहा होगा कि 3 ही चैप्टर, लेकिन जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कितना लेंदी लेंदी, और क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी होने वाला है। इसके बाद फिर 18, 19, 20, 21, चैप्टर 10, ये सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ? MME 3 में मिलेगा। अभी फिलहाल इन दोनों को देखेंगे। तो कुछ कॉलेजेस में हो सकता है कि वो लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करें जब खुलेगा कॉलेज, तो कुछ कॉलेजेस में हो सकता है कि वो 15 से स्टार्ट करें। अब अगर 12 से हम लोग स्टार्ट करें ना, तो 12 हो जाता है फर्स्ट और सेकेंड क्लास, थोड़ा ईजी हो जाता है, वेक्टर्स का है, तो बच्चों को उतना मज़ा नहीं आता। कि कुछ डिफ़िकल्टी लेवल ना हो तो कैसे बच्चा कॉम्पैटिबल होगा टीचर के साथ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि चैप्टर 15 से स्टार्ट करना चाहिए। फिर भी अगर किसी के कॉलेज में 12 से स्टार्ट हो गया है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी असिस्टेंस मिलेगा, आप वहाँ पढ़ोगे, सिमिलर ही रहेगा कोर्स। आप वहाँ से अपना किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो। तो MME 2 में 2 स्टार्टिंग पॉइंट आपके बनते हैं। एक है कि आप चैप्टर 12 से स्टार्ट करो, तभी आप फिर 13 करोगे, और तभी आप फिर 14 करोगे। तो 12 से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 15 से स्टार्ट कर सकते हो, तभी आपको 16 समझ में आएगा, और 15, 16 के बाद ही आप 17 कर पाओगे। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट में अगर कंपेयर करें तो 12 से ज़्यादा अच्छा 15 है, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल है, तो इसमें मज़ा भी आता है समझने में। तो 15 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो चैप्टर 15 इज अबाउट फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। और ये भी बता दें कि आपको पढ़ना कैसे, एक मोटी सी नोटबुक बनानी है आपको, उसी में सब कुछ होगा। अलग अलग नोटबुक नहीं बनाना, रफ फेयर इतना नहीं करना, क्योंकि अब स्कूल के बच्चे नहीं हो आप, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। बहुत कुछ पढ़ना है, माइक्रो है, मैक्रो है, मैथ्स है, स्टैट्स है, कॉलेज भी जाना है, टाइम ही नहीं बचेगा आपको। तो एक ही नोटबुक बनाना है। और हम लोग स्पीड मॉडरेट रखते हैं ताकि बच्चे साथ साथ ही नोट्स बना लें। अब ये नहीं कि बस पढ़ा दिया, लिखा हुआ है सब कुछ, पहले से लिखा हुआ है, फास्ट फास्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, वीडियो का लेंथ छोटा हो गया, उसमें ना फिर बच्चा नोट्स नहीं बना पाता, दिक्कत होती है उसको, फिर समझने में भी, फास्ट में समझने में दिक्कत होती है। तो हमारा स्पीड मॉडरेट होने वाला है। तो जो बच्चे जल्दी समझ रहे हैं वो साथ साथ नोट्स भी बना ले। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं तो आप नोट्स ना बनाएं, पहले समझना जरूरी है। आप फिर दोबारा वीडियो खोलना, उसको पॉज कर करके एक स्क्रीन ले करके, या फिर आप लास्ट में रुकोगे तो स्क्रीनशॉट भी हम लोग दे देते हैं, तो आपको वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हो आप अपने आप को अनम्यूट करोगे, कोई डाउट पूछना हो या कोई सजेशन हो, कभी थोड़ी देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए नेटवर्क चला गया या ऑडियो नहीं पहुंच पाए, तो आप मेरे को रिपीट करने के लिए बोल सकते हो। ठीक है। और हर क्लास के बाद डाउट क्लास होती है। तो अभी तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में तो आपका कोई डाउट होने वाला है नहीं। 2-4 क्लास जब निकल जाता है तो बच्चे डाउट करके आते हैं तो पूछते हैं। तो क्लास के बाद डाउट क्लास ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाता है अपने आप, वो मतलब रिकॉर्ड नहीं होता, उसमें कैजुअल टॉक्स होती है, अपने तरीके से हम लोग करते हैं डाउट क्लास। तो अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चे, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। और आपके अगर कोई छोटे मोटे डाउट्स हैं तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। और डाउट क्लास के लिए क्या करना होता है कि जैसे मैंने 2-3 क्लास हो गए, मैंने आपको 2-3 एक्सरसाइज दे दिया करने को, आपने बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की, या फिर जो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया, असाइनमेंट दिया, आपने उसमें से किया। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसको फोटो खींच करके आपको मेरे नंबर पे सेंड कर देना है। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप सर से बोलना, वो मेरा नंबर तब आपको दे देंगे। ठीक है, प्रवीण सर से आप मेरा नंबर मांगना तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे मुझे डाउट भेजोगे, मेरे पास सारे बच्चों के डाउट्स आ जाते हैं, फिर वो डाउट सेशन में अपने आप उनके सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो ये तो हो गई पढ़ने की बातें। एक मोटी सी नोटबुक बनानी है, अपने साथ एक पानी का बॉटल रखना है। और जब हम लोग बात करते हैं ना ऐसे, अभी तो मैंने कुछ स्क्रीन पे लिखा नहीं, 2-3 मिनट से तो बातें हो रही हैं, तो आप भी स्क्रीन से नज़र हटा लो। अगर जब भी मौका मिले रेस्ट का, तो थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लो और कान से सुन रहे हो सुनो। उससे क्या होगा, अपनी आंख को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, तो क्लासेस 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55 मिनट्स की मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, 1 घंटा, सवा घंटा, मतलब 1 आवर 15 मिनट्स ऐसे भी क्लासेस हो सकते हैं, तो ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वो आपको मैनेज करना है कि कैसे आप कंफर्टेबल हो। और ये टाइम बेस्ट टाइम होता है 8 to 9:30 का, ये स्लॉट हम लोग रखते हैं एमएमई के लिए और स्टैट्स के लिए। ठीक है। और आपके पहले जो है 4th सेम वाले बच्चों की क्वाड्रिक्स की क्लास हुई थी, तो आपको उससे तो अभी कुछ लेना देना नहीं है। यही स्लॉट होता है जनरली इको ऑनर्स का, 6 से लेकर के 9:30 तक। तो अब तो मेरे ख्याल से सारी बातें हो गई। और ज़्यादा अगर सिलेबस वगैरह देखना है तो आप देख सकते हो हाउ टू स्टडी एमएमई 2 में। और अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना चैप्टर 15। रेडी हैं? सबके पास है पेपर और पेन? यस बच्चे? ठीक है, 2 ही यस मुझे सुनाई दिया है। ठीक है, और भी? ओके। तो चलो चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो बच्चे आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था मैथ्स में, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स पढ़ते थे पहले हम लोग, है ना? तो इसमें x को कहते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहते थे डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि x पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो पहले सिंगल होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में, इकोनॉमिक्स में हम मार्केट को सर्वे करते, बिजनेस से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं, एक्चुअल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज किसी चीज को डिटरमाइन करे। जैसे प्राइस ऑफ, ये ले लो, दिल्ली में कौन सा चलता है? मदर डेयरी चलता है। अब तो बहुत सारे खैर आ गए। मदर डेयरी का जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क, इसका जो डिमांड है, डिमांड ऑफ मदर डेयरी मिल्क,
ये डिपेंड करेगा किस पे, तो खुद के प्राइस पे प्लस प्राइस ऑफ अमूल डेयरी, ये आप समझ लो, बस हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, और भी प्राइस ऑफ कोई दूसरे डेयरी होंगे, सेकेंडरी डेयरी प्लस प्राइस ऑफ थर्ड डेयरी। अगर 10 डेयरी हैं तो 10 प्राइस पे डिपेंड करेगा डिमांड। अगर एक ने भी अपना प्राइस बढ़ाया, अमूल डेयरी ने अगर अपना प्राइस बढ़ाया, तो लोग जब शॉप पे जाते हैं तो कंपेयर करते हैं कि अरे 2 रुपया अमूल डेयरी ने बढ़ा दिया है हाफ लीटर के मिल्क पे, तो चलो हम लोग मदर डेयरी का भी खरीद लेते हैं। तो देखो डिमांड किस पे शिफ्ट कर गया, मदर डेयरी पे। तो ये सब्सटीट्यूट गुड्स की बात हो रही है, ये भी पढ़ना है चैप्टर 15 में, आगे चल करके पढ़ेंगे नेचर ऑफ गुड्स कैसे पहचानते हैं, वो पार्शियल डेरिवेटिव के बाद आएगा, अभी तो बेसिक लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मार्केट में एक चीज का डिमांड जो है वो सिर्फ उसके अपने प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, उसके सब्सटीट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं, उन सब के प्राइस पे डिपेंड करता है। तो देखो कितने हो गए, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ गए। तो इसलिए ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो अब आपको इतना इजी नहीं मिलने वाला है कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाए और आप फटाफट काम कर लो। अब मिलेंगे 2 या 2 से ज्यादा। अब कितने, तो 20-25 भी हो सकते हैं भाई। अगर मान लो कि 50 डेयरी अगर दिल्ली में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो 50 चीजें, 50 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन अब 50 का पढ़ने बैठे तो पता नहीं महीनों लग जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसलिए आपको जो बुक में जनरली देखने को मिलेगा वो सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिशियन ने कहा कि जो बच्चे 2 के साथ काम कर लेंगे वो ज्यादा के साथ भी काम कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे x और y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 90% केसेस में आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही आपके बुक में देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं 3 या 4 भी मिल जाएगा। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग हैंडल करेंगे वैसे ही 3 को भी कर सकते हैं, वैसे ही 4 को भी कर सकते हैं, सिस्टम सेम चलेगा। और अब आपको मिलने वाला है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो चलो एक ही होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा होगा, इसलिए इस चैप्टर का नाम है सेवरल वेरिएबल्स। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब इसमें है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, f(x,y,z) इज इक्वल टू, अगर a(x to the power b plus b(y to the power k plus c(z to the power alpha), तो ये फंक्शन कितने वेरिएबल का है, 1 2 3, तो ये फंक्शन 3 वेरिएबल का है। तो यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और f जो है वो 3 पे डिपेंड कर रहा है। अब एक बहुत जरूरी आता है, वो है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका यूज हर चैप्टर में है, MME 2 में भी है, MME 3 में भी है, और आपके माइक्रो में भी आएगा। सेमेस्टर 3 में जब आप माइक्रो पढ़ोगे ना, तो आपको एक पल के लिए लगेगा कि आप शायद MME 2 का क्वेश्चन कर रहे हो या MME 3 का क्वेश्चन कर रहे हो। आपका चैप्टर 17 और 18, ये दोनों चैप्टर इतना यूज होने वाला है, इतना यूज होने वाला है कि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि माइक्रो पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो वो सेमेस्टर 3 में आएगा, इसलिए आपको तब तक तैयार कर देना है हमें मैथमेटिक्स के साथ। तो कॉब डॉगलस जो है ये भी आपका अब माइक्रो में काफ़ी रिपीट होगा 3rd सेम से, अभी नहीं। कॉब अभी भी हो सकता है कहीं इंट्रोडक्शन में दे दे, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको 3rd सेम से देखने को मिलेंगे माइक्रो में, लेकिन मैथ्स में तो अभी हम लोग 2nd सेम में ही कर लेंगे। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल आ रहा है या कुछ बातें आ रही है तो आप लोग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल क्लास जैसे चलता है ना, अगर आप मेरे सामने बैठे रहते टेबल पे तो कैसे क्लास चलती, वैसे ही आपको क्लास लेना है। कोई प्रेशर नहीं है कि मैम क्या सोचेंगी, मैम क्या कहेंगी, या कोई आपकी आवाज़ सुन भी नहीं रहा, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, तो आप बिल्कुल मेरे से बेझिझक कोई भी बातें शेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी किसी का कुछ नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में एक फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट हर जगह चलेगा। वो क्या है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर, लैंड। प्रोडक्शन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल पे, लेबर पे और लैंड पे। ये कॉब डॉगलस इज द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने फंक्शन सजेस्ट किया था, और ये फंक्शन हर जगह इसी फॉर्मेट में पाया जाएगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे कहीं भी हो। इन्होंने कहा एक फैक्टर टू द पावर अल्फा, L टू द पावर बीटा, T टू द पावर गामा।
या स्मॉल ए बी सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्फा बीटा गामा जो हैं ये 0 और 1 के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। सच दैट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। मतलब तीनों फ्रैक्शन में दिखेंगे आपको। ये किसके लिए यूज किया जा रहा है, कैपिटल के लिए। एल किसके लिए यूज किया जा रहा है, लेबर के लिए। और टी किसके लिए यूज किया जा रहा है, लैंड के लिए। लेकिन टी बहुत कम पाया जाएगा आपके बुक में। आपके बुक में ज़्यादातर कैपिटल और लैंड का ही फंक्शन जनरली देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर केसेस में एफ के एल मिलेगा। एफ के एल इस डिज़ाइन का होगा ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर बीटा। इसमें भी वही चीज़ है, अल्फा बीटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। जब दो हैं तो दो ही फैक्टर का जितना बी पार्टिसिपेशन है वो 1 होगा। ये हो गया हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यही फॉर्मेट रहेगा। सारे फैक्टर्स का समथिंग पावर है और वो सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाइड है। एग्जाम्पल आपको बताना है कि ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है या नहीं। 5 k टू द पावर 0.4 l टू द पावर 0.6 है ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। अब जब भी हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं कैलकुलस में तो फंक्शन तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद से पहला टॉपिक कौन सा होता है, डोमेन। डोमेन होता है, रेंज होता है, फिर ग्राफ पढ़ते हैं, फिर लिमिट पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यही सीरीज होता है पढ़ने का तरीका। तो फंक्शन तो हम लोग समझ गए। अब हमें देखना है डोमेन, मेन टॉपिक। और इससे एक क्वेश्चन रहना ही रहना है बच्चे। तो जिससे भी क्वेश्चन सर्टेन होता है उस पर हम लोग 3 स्टार दे देंगे। तो आप समझ जाना कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन। अच्छा, फर्स्ट सेम में डोमेन आपने पढ़ा था। डोमेन के लिए क्या लॉजिक्स होते हैं डोमेन में? जैसे एक एग्जांपल दे दें आपको, हम लोग जो पढ़ाते हैं उसके हिसाब से लॉजिक 1 और लॉजिक 2 दो ही लॉजिक काम करता है डोमेन में। लॉजिक 1 में रेशियो फंक्शन होता है एफ एक्स बाई जी एक्स। तो इज डिफाइंड इफ जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब रेशियो फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना होता है हमें डोमेन निकालते वक्त। हाँ जी बच्चे, तो लॉजिक आपने पढ़ा हुआ है डोमेन का फर्स्ट सेम में कि रेशियो फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 बाई एनीथिंग इज 0 बट समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है, इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए लॉजिक 1। और लॉजिक 2 में अगर अंडर रूट में कोई फंक्शन है तो इज डिफाइंड, ये चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब नॉन नेगेटिव, इसको हम लोग नॉन नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव मत बोलना, पॉजिटिव में फिर 0 नहीं आ पाएगा, इसलिए हम लोग नॉन नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लॉजिक जो मैंने आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाया है उसी का यूज है यहाँ पर भी। इस दोनों लॉजिक के अलावा हमें नहीं लगाना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है ही नहीं, तो वो सोचना ही नहीं। ट्रिगो तो हमारे मैथ से गया। तो अब लॉजिक 1 और लॉजिक 2 के हिसाब से एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मैंने आपको दिया एग्जाम्पल 1 में एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, बहुत आराम से देखना, अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहले है कि एफ एक्स वाई जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है रूट अंडर एक्स माइनस 1, एक है रूट अंडर वाई। तो ये एफ एक्स वाई डिफाइंड तभी होगा जब दोनों पार्ट अलग अलग डिफाइंड होंगे। अगर मान लो 100 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन एक फंक्शन है, 99 पार्ट सही है और एक पार्ट गलत है, तो भी वो फंक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे कि रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज डिफाइंड इफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये वाला लॉजिक, दो ही लॉजिक तो काम करेगा, एक तो रेशियो वाला में डिनोमिनेटर और एक रूट के अंदर वाला फंक्शन।
तो रूट के अंदर है तो x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से पता लग जाएगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी एक पार्ट सॉल्व हुआ है, वेट करो। अब रूट y is defined if y is greater than equal to 0। अब डोमेन जो है वो अकेला तो x होगा नहीं, अकेला y होगा नहीं, डोमेन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि फंक्शन दोनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो एक को लेकर के तो आगे बढ़ नहीं सकते, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले जो है ना डोमेन वो ऐसे लिखते थे फर्स्ट सेम में, खाली x होता था ना तो खाली रियल नंबर लाइन पे बनाते थे, x होता था तो किस पे बनाते थे, नंबर लाइन पे डिसाइड करते थे, और x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आती थी a से b तक, ये हो जाता था हमारा डोमेन। बार बार बोल रहे हैं, जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो ये वीडियो जो है यूट्यूब से देख लेना, अभी तो जहाँ से चल रहे हैं वहीं से। तो एग्जाम्पल 1 में भी हम लोगों ने देखा कि 2 पार्ट में है ये फंक्शन, तो दोनों पार्ट को अलग अलग डिफाइंड होना पड़ेगा, डोमेन उसी से डिसाइड होगा। तो पहले हम लोगों ने देखा रूट अंडर x माइनस वन, तो रूट अंडर x माइनस वन इज डिफाइंड व्हेन x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी लगता है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रूट अंडर y इज डिफाइंड इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, पहले जो है सेमेस्टर 1 में हम लोग डोमेन निकालते थे तो खाली नंबर लाइन पे ही डिसाइड करते थे, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था खाली x। अब हमारे पास दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जब दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो 2 एक्सिस चाहिए होगा हमें, एक x एक्सिस होगा और एक y एक्सिस होगा। पहले डोमेन खाली यहाँ से यहाँ तक नंबर लाइन के सारे पॉइंट्स होते थे, अब डोमेन खाली एक नंबर लाइन पे पॉइंट्स नहीं होंगे, अब ये एक रीजन में डिफाइंड होगा, लेंथ और ब्रेथ, यानी 2D डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में मिलेगा। अब यहाँ देखो ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये x एक्सिस है, ये रहा 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब इसके राइट में रहना है हमें, इसके राइट में रहेंगे तभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इस लाइन के ऊपर रहना है। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा पहले तो आपको पता होगा कि हम जनरली येलो कलर और ब्लू कलर लेते हैं। क्यों? येलो कलर से हम लोग रूट अंडर x माइनस वन वाले का डोमेन शेड कर रहे हैं, जिसमें x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ब्लू से करेंगे सेकेंड वाले का, दोनों का जो कॉमन होगा वो कॉमन डोमेन आएगा। तो रूट y का हो गया इसके ऊपर का पार्ट। अब देखो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है ना, तो ग्रीन वाला पोर्शन, यानी कि ये जो है ग्रीन वाला पोर्शन, ये हमारा डोमेन हो गया। तो आप एग्जाम में बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, पेंसिल से शेड लाइट लाइट करोगे, ध्यान से सुनो, आप तो एग्जाम में कलर यूज नहीं करोगे ना, पहले तो ऐसे बनाओगे 1 एग्जाम में, फिर इधर ऊपर जा रहा है तो पहले इधर शेड करोगे अपना लाइट लाइट, बहुत लाइट लाइट पेंसिल यूज करोगे, फिर इधर अपना शेड करोगे y ग्रेटर देन, और दोनों का इंटरसेक्शन देखो कहाँ आ रहा है, तो बाकी चीज़ों को फिर इरेज कर दोगे, और फिर इसको पूरा शेड करके आप अपना पेंसिल से लाइट सा शेडिंग करके डोमेन डिक्लेयर कर दोगे, और साथ ही साथ इसको भी डार्क करोगे। क्यों डार्क करना है बाउंड्री को? क्योंकि इक्वल टू है, नीचे का डॉटेड दिखला देना तो क्लियर हो जाएगा कि ऊपर का ही लिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 0, तो ये डोमेन हो गया। तो डोमेन में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ये वाले सारे जो x इज इक्वल टू 1 के राइट में है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस से ऊपर है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। तो आपको इसको डार्क कर देना और इसको भी डार्क कर देना है। समझ में आया डोमेन? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब डोमेन में सारे पॉइंट्स जो है वो 2D में क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि फंक्शन ही हमारा 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे है। फंक्शन अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे होगा तो उसका डोमेन हम लोग नहीं बना सकते। 3D में कहाँ हम ग्राफ बनाएंगे? 4 डायमेंशन का होगा तो उसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ज्योमेट्रिकली नहीं बता पाएंगे। वैसे डोमेन उसका भी डिसाइड हो जाएगा लेकिन ज्योमेट्रिकली नहीं होगा, उसका एनालिटिकल होगा, रीजनिंग के थ्रू होगा। समझ में आ रही है बात? तो अभी हमें 2D वाला ही पढ़ना है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए हम देने वाले हैं। यस एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? जब भी 2 पार्ट में हो तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, फिर कॉमन पार्ट निकालो, वो हमारा डोमेन होगा। चलो, अब किसी को कुछ नहीं पूछना तो एक क्वेश्चन करना जरा आप लोग। 2 मिनट का समय देंगे, अगर आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैच करोगे। जी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 बाई रूट अंडर x² प्लस y² माइनस 4 प्लस रूट अंडर
9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करोगे इसमें? इसमें भी तो दो पार्ट है ना। हाँ जी बच्चे, कोई बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे इसमें क्या करना चाहिए हमें? अपना नाम पहले बोलना फिर आगे बढ़ना। यस, यस, एनीवन, बोलो जल्दी। नहीं बोल रहे? अच्छा चलो, फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, लेकिन पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, नहीं तो फिर फायदा नहीं है लाइव क्लास का। ये देखो, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो रूट के अंदर में जो क्वांटिटी है वो एक बार होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? उसको आप करो। फिर यहाँ भी रूट के अंदर में, लेकिन ये चीज डिनोमिनेटर में भी है, तो रूट के अंदर में होने की वजह से ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में इसलिए इक्वल टू 0 हटा देंगे। तो इसके साथ खाली ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे, इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे। ट्राई करो आप, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। जिसका हो जाएगा शेडिंग हो जाएगा, आप बोलना कि मैम डन। फिर हम करेंगे, जिसका मैच हो जाएगा तो फिर हम पूछेंगे किसका किसका मैच किया, फिर आपको जवाब देना होगा। ठीक है बच्चे, करोगे? 2 मिनट ट्राई करो आप लोग खुद से। देखो बच्चे, जितना ट्राई करना था कर लिया। वैसे ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि इसका आइडिया अभी मैंने दिया ही नहीं है ना। मुझे बस देखना था कि किसी बच्चे को पहले से आता है या नहीं, किसी बच्चे ने मेरा यूट्यूब से वीडियो देखा है या नहीं। जो बच्चे देखे रहते हैं वो कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, पहले इस पार्ट को करते हैं। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 1/2 इज डिफाइंड इफ x square plus y square minus 4 is greater than 0 as it can't be 0 in denominator। ब्रैकेट में लिख दोगे क्योंकि डिनोमिनेटर का पार्ट है तो ये 0 नहीं हो सकता। अब देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 को ग्रेटर देन 0 को शेड करना है हमें। लीनियर का तो शेडिंग हमें आता है, फर्स्ट सेम में भी हमने किया हुआ लीनियर का शेडिंग। वो स्ट्रेट लाइन बना लो, लीनियर इनइक्वलिटीज तो सब कर लेते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक वाला कैसे होगा? तो जब भी इनइक्वलिटी का शेडिंग करना होता है, याद रखो प्रोसेस, तो ग्राफ हम हमेशा इज इक्वल टू का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? इनइक्वलिटी हटा करके इज इक्वल टू का ग्राफ बनाते हैं। यानी ग्राफ तो हम स्टार्टिंग में बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का ही ग्राफ बनाएंगे। और ये किसका ग्राफ है? ये तो मुझे जवाब मिल जाना चाहिए। अभी तक जवाब नहीं आया। हाँ, ये सर्कल का है। जब दोनों का स्क्वायर हो तो ये सर्कल का है। इलिप्स पैराबोला भी आपको पहचानने आता है, हाइपरबोला भी। सर्कल विथ सेंटर कितना मैंने लिख दिया उस फॉर्म में कि आपको सेंटर पहचानने में दिक्कत ना हो। 0 0 है। हाँ, और रेडियस कितना है? हाँ, एंड रेडियस इज 2। ठीक है, तो इसका तो शेडिंग हम लोग कर लेंगे बड़ी आसानी से। ये लो, चलो बन गया। दिस इज 0 0 एंड दिस इज 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसको ना हमेशा आप आदत लगाओ पहले ऐसे डॉटेड से ग्राफ बनाने का। कभी भी आप बनाओ, चाहे पेंसिल से ही क्यों ना बना रहे हो, आप डॉटेड से ही बनाओ। अब देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है। इसमें ओरिजिन डालो। इसका भी दो रीजन है, एक तो जिसमें ओरिजिन है और एक जिसमें ओरिजिन नहीं है। यानी इस सर्कल का एक इनसाइड का रीजन है और एक आउटसाइड का रीजन है। इनसाइड के रीजन में ओरिजिन दिख रहा है आपको। अब ओरिजिन अगर सेटिस्फाई कर दिया इनइक्वलिटी को, तो हम ओरिजिन जिस रीजन में लाई करा उसको शेड करेंगे। ऐसा ही करते थे ना स्ट्रेट लाइन में भी। तो यहाँ पर 0 + 0 डाला, ये 0 आ गया, विच इज नॉट ग्रेटर देन 4। इसलिए ओरिजिन अगर पॉइंट नहीं आया 0 0 वाला, तो इसके अंदर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके अंदर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी हमारा डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी आउटसाइड द सर्कुलर रीजन, आउटसाइड द सर्कुलर रीजन। और डॉटेड को डॉटेड ही रहने देंगे क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है। इज इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड ही रहेगा, मतलब सरकमफेरेंस पे नहीं है। सरकमफेरेंस के बाद का बाहर का पॉइंट हमारा सारा डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इस पे चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, फिर दोनों को कंबाइन करके एक ही ग्राफ में देखेंगे ना।
रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू क्यों लगा दिया? क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जीरो भी चलेगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में जीरो चलेगा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उठा करके उधर लेते जाओ, तो 9 से छोटा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इधर लेते आते हैं, लेस देन इक्वल टू 9, बस सेम मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं चेंज हुआ है। अब फिर से इसका ग्राफ जो है वो बनाएंगे, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के साथ अगेन वी आर गेटिंग अ सर्कल। इसका क्या है सेंटर, जल्दी बताओ, और रेडियस कितना है? यानी कंसेंट्रिक सर्कल होने वाला है, रेडियस 3 है। और इसका रीजन किधर की तरफ शेड करेंगे, कुछ आइडिया? 2 3, हाँ इनसाइड क्यों करेंगे, कैसे सोचा आपने? हाँ जी, यही यही लॉजिक है। अब अगर कभी सर्कल कहीं मान लो सपोज करो यहाँ से पास करा, ओरिजिन नहीं है, कोई एक पॉइंट आप सोच लो ना, अंदर का ले लो, अगर वो अंदर वाला सेटिस्फाई करा तो अंदर का लेंगे, नहीं तो बाहर का करेंगे, ठीक है। अभी तो इजी है, ओरिजिन वाला मिल रहा है। 3 3 हमेशा हैबिट डालनी है डॉटेड से, नहीं तो फिर ग्राफ को कट करते रहोगे आप, गंदा लगेगा फिर पेपर। डॉटेड से। और अब इस बार आप देखोगे, इसमें पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो रहा है, यस इट इज लेस देन इक्वल टू 9। तो जिस साइड ओरिजिन है, ओरिजिन इनसाइड है, तो हम उधर का शेड करेंगे, यानी इस बार इनसाइड का आ गया। और साथ ही साथ इज इक्वल टू भी है बच्चे, इज इक्वल टू का क्या इफेक्ट होगा? बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। अब जो डॉटेड था ना, अब उसको सॉलिड कर्व बना दो, सॉलिड ग्राफ बोलते हैं इसको, सॉलिड कर्व। अब इसको आप शेड कर दो, समझ में आया? इसको बचा करके रखते हैं हम लोग कि अगर इज इक्वल टू नहीं हुआ तो सॉलिड से डॉटेड पे तो जाना पॉसिबल नहीं, कई बार बच्चे पेंसिल भूल जाते हैं, पेन होता है, तो इसलिए हमेशा डॉटेड का बनाओगे पहले। अब दोनों को कंबाइन करने की बारी आ रही है, कंबाइनिंग बोथ, क्योंकि दोनों को मिला करके फंक्शन है ना। तो एक का रेडियस था 2 और एक का रेडियस था 3। ये बना दिए 1 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3। एक 2 रेडियस वाला बना लो, एक 3 रेडियस वाला भी बना लो। 3 रेडियस के अंदर में रहना था, बाउंड्री पॉइंट भी था, 2 का बाउंड्री पॉइंट नहीं था। 1 2 3, 2 का बाउंड्री पॉइंट नहीं है, 3 का बाउंड्री पॉइंट है। लो चलो भाई, डार्क कर दिए 3 का बाउंड्री पॉइंट। अच्छा मुझे याद है, आप देख लो ना, 3 का बाउंड्री पॉइंट था, 3 का कर दिए डार्क। 3 वाले में कह रहे हैं, अच्छा पहले इसका करते हैं, इसमें था आउटसाइड, आउटसाइड 2, आउटसाइड 2 के लिए चलो ये येलो वाला स्टार्ट करते हैं। आउटसाइड 2 का मतलब है 2 के बाहर वाला, ये देखो बाहर 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 बाहर, 2 के अंदर में जा ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे। ये समझने के लिए, ये तो आपके माइंड में भी चल रहा होगा ना, 2 के बाहर रहना है, 3 के अंदर जाना है, तो 3 के अंदर के लिए ब्लू यूज करेंगे। ध्यान से देखो, 3 के अंदर, देख रहे हो? जो ग्रीन वाला पार्ट है वो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, यानी हमारा ये वाला रीजन बन गया, ये वाला हो गया हमारा डोमेन। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया, लेकिन आप एग्जाम में कैसे बनाओगे? तो 1 2 1 2 1 2 3 3, समझ ही चुके हो आप। पहले 2 का ऐसे डॉटेड बना देना है, यार एक मिनट, 2 का डॉटेड बना देना है,
3 का सॉलिड बना देना है और पेंसिल से इसको ऐसे शेड कर देना है। ये हो गया हमारा रीजन। ठीक है, दिस इज द डोमेन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अब इस डोमेन को लिखना भी पड़ेगा। आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था, दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। यहाँ तो रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, मेंशन कर ही नहीं पाएंगे, पॉइंट्स तो इनफाइनाइट है ना भाई। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो डोमेन इज इक्वल टू all the set of points in 2D such that ये वाली कंडीशन कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, such that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 और लेस देन इक्वल टू 9 वाला भी था ना, हाँ ये रहा। और सेम पॉइंट एक्स स्क्वायर, सेम पॉइंट का स्क्वायर का सम जो है वो 9 से छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9। मतलब ऐसे सभी पॉइंट जिनके x का स्क्वायर y का स्क्वायर 4 से बड़ा हो और 9 से छोटा या फिर इज इक्वल टू हो। और ये x y कैसे पॉइंट्स है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? रियल नंबर है। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, गया आपके कोर्स से, आपके कोर्स से कॉम्प्लेक्स जा चुका है, ट्रिगो जा चुका है, अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये सेमीकोलन लिखने का मतलब है कि एक स्टेटमेंट खत्म हुआ, दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया, तो एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा हर बार। ये हो गया हमारा डोमेन लिखने का तरीका। मान लो कभी शेडिंग में कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो ये डोमेन लिख देते हो ना तो क्लियर हो जाता है। या फिर लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि आवर डोमेन कंसिस्ट, ऐसे पूरा लैंग्वेज प्रॉपर लिख सकते हो, आवर डोमेन कंसिस्ट। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि पता नहीं मैम को समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो आवर डोमेन कंसिस्ट ऑफ the shaded region which is inside which is between the two circles of radius 2 and 3 and including the boundary point of bigger circle and excluding the boundary point of inner circle। आप ऐसे भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा पिछले वाले में हमने सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में, एक बार वहां भी लिख लेते हैं। यहां पर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि डोमेन इज इक्वल टू ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, ये और ये दोनों कंडीशन को लिखना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, रियल नंबर, या फिर आप ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखना चाहते तो खाली ऐसे कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ गई बात? अब आ गई समझ में तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, लिटिल बिट ट्रिकी। देखते हैं कि किससे होता है ये। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 2। ट्राई करो इसको, इसका डोमेन क्या होगा बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो बच्चे, इसमें मेरे ख्याल से सबने कर लिया लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहे। फर्स्ट क्लास है ना, सबको थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मेरा गलत हो गया, कैसे इंप्रेशन पड़ेगा क्लास में। सबने कर लिया होगा। देखो डिनोमिनेटर वाला सिर्फ केस है ये, यहाँ अंडर रूट तो है नहीं। दो ही लॉजिक तो मैंने आपको पढ़ाया, या तो फंक्शन आपको अंडर रूट दिखेगा या फिर डिनोमिनेटर में दिखेगा। बाकी सारी केसेस में तो हर पॉइंट हो जाता है हमारा डोमेन का। तो ये हो गया y माइनस एक्स प्लस 2। सपोज करो अगर ऐसा कुछ दे दें हम, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा सारे ऑल 2D पॉइंट्स, क्योंकि किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हम x में कुछ भी डाल सकते हैं, y में कुछ भी डाल सकते हैं, तो पूरा 2D का हो जाएगा, प्लेन ही हो जाएगा पूरा 2D का। ठीक है, क्योंकि ना इसमें अंडर रूट है और ना डिनोमिनेटर में कुछ है। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर का लॉजिक बच्चे लगाना पड़ेगा। तो वाई लैंग्वेज प्रॉपर लिखना है आपको एग्जाम में, क्योंकि प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं मैथ्स और स्टैट्स में, याद रखना। y माइनस एक्स प्लस 2, मैंने जो लैंग्वेज बोला आप उसको लिखोगे, सिंस इट इज अ रेशियो फंक्शन एंड इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, सो y माइनस एक्स प्लस 2 कांट बी इक्वल टू 0।
अब अगर ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y कांट बी इक्वल टू x माइनस 2। और चलो अगर एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर y हो ही जाता x माइनस 2 के इक्वल तो क्या सिचुएशन होती। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी ग्राफ बनाना है तो आपको इज इक्वल टू का ग्राफ बनाना है, इज इक्वल टू का ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू x माइनस 2, यानी कि आप 2 पॉइंट वाला बना लो ना, ये लीनियर ही तो ग्राफ बनेगा। कैसे डिसाइड किया, दोनों का पावर क्या है 1, लीनियर ग्राफ बनेगा। यहाँ पर x डाल दो, यहाँ y डाल दो। बहुत ही बेसिक क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैंने तो 4th या 5th में पढ़ा था आईसीएसई में। अब आप लोगों ने किस क्लास में पढ़ा होगा मुझे नहीं पता। यहाँ देखो, अगर x 0 डालोगे तो y इज माइनस 2, और अगर y 0 डालोगे तो x इज 2। दैट मीन्स द लाइन इज पासिंग थ्रू 0 माइनस 2 1 2, तो ये आ गया 0 माइनस 2, और x इज 2 2 0, यानी लाइन इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो आप यहाँ पे मार्क भी तो करोगे ना, दिस पॉइंट इज 2 0 एंड द अदर पॉइंट इज 0 माइनस 2। हमेशा मैंने आपको कहा है पहले डॉटेड लाइन, गलती से भी सॉलिड लाइन नहीं बनाना। अब देखो, अगर सॉलिड लाइन बना देते फिर आपको कट करना पड़ जाता ना। अब यहाँ है नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू होता तो हम सिर्फ इसी लाइन पे रहते। नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे, बस लाइन पे नहीं रहना है। तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हो कि डोमेन कंसिस्ट, ग्राफ को समझाने के लिए आप लैंग्वेज का हेल्प ले सकते हो। डोमेन कंसिस्ट ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन, या XY प्लेन भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, और XY प्लेन ऑल पॉइंट्स which does not lie, which do not lie on the line, which do not lie on y is equal to क्या था x माइनस 2। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, एक्स वाई का पेयर है सच दैट y इज नॉट इक्वल टू x माइनस 2, और साथ ही साथ आपको x और y का इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा कि दीज टू आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में? ऑर्डर्ड पेयर में इसलिए क्योंकि ये 2 डायमेंशन का पॉइंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखा जाता है। और इधर तो कंडीशन लिखते हैं और इधर इनका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि कौन से कैटेगरी से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। तो ये था बच्चा डोमेन में। डोमेन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। डोमेन एक क्लास में खत्म नहीं होता, 2 क्लास लग जाती है इसमें क्वेश्चन कराने में। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास है तो ज़्यादा टॉर्चर ना करें अभी आप लोग के लिए। मेरा लैंग्वेज भी नया नया होगा, टीचर का वॉइस भी नया होता है, थोड़ा सा बच्चों को टाइम लगता है। 2 से 3 क्लास में फिर वो एडजस्ट कर जाते हैं स्टाइल ऑफ टीचिंग के साथ, कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। तो चैप्टर 15 में नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग डोमेन ही करेंगे, और होमवर्क दे रहे हैं आपको 2 क्वेश्चन सिर्फ ट्राई करके आना है। क्वेश्चन 1, इसमें आपको डोमेन डिसाइड करना है ln ऑफ x प्लस वाई। जितना दिमाग काम करे खूब दिमाग को दौड़ाना। फिर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो असाइनमेंट में है, तो वो करवाएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, या चलो दे ही देते हैं ना असाइनमेंट से। अब मैंने ऐसा 2 क्वेश्चन दे दिए, एक भी नहीं होगा तो बच्चों को लगेगा कि बस कुछ हो ही नहीं रहा है। तो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप जितना मर्जी उतना ट्राई कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होने हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने दे ही दिया, ln वाला भी दे ही दिया। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट रूट अंडर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर है और भी बहुत सारे हैं, वो सब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इतना तो काफ़ी है 5 क्वेश्चन होमवर्क में। तो ये 5 क्वेश्चन को ट्राई करके आपको नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी होकर के बैठना है। और नोटबुक नहीं बनाया तो आज जो भी पढ़ा है ना,
इसको एक नया नोटबुक लेकर के, मोटी सी नोटबुक लेना, सब कुछ उसी में रहेगा, पतली सी मत लेना, 500 पेजेस वाला लेना, मैथ्स के लिए भी और स्टैट्स के लिए भी। दोनों नोटबुक अपना अच्छा से बना लो। और अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अगर आपको कहीं से हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे भी कुछ पुराने लेक्चर, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो जब नहीं समझ में आएगा तो। मेरे लेक्चर डले हुए हैं, उसमें मैंने करवाया हुआ है। लेकिन पहले कोशिश करोगे कि बिना हेल्प का खुद से करो, फिर वहाँ से आप मैच कर सकते हो। वैसे क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ही। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और फिर कुछ हमारा लेवल कर्व्स और ये सब भी होगा। लेवल कर्व टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।